अध्याय 195। यह महिला क्या कर रही है। इस दौरान चूंकि यह प्रत्येक छात्र के लिए परीक्षा सप्ताह की शुरुआत थी, एलिसन ने उसे और जेसा को बच्चों के लिए कुछ बनाने का सुझाव दिया। सौभाग्य से जेसा ने इसके बारे में कोई उपद्रव नहीं किया, इसलिए वे दोनों इस समय मॉल में थे। श्रीमती कॉटेज, मैं बस। एलिसन पीछे छूट गई और वह उस दिशा में मुड़ गई जहां जेसा थी। तभी उसने जेसा को खुशी खुशी एक बुटीक में जाते देखा। महिलाओं के बुटीक के नाम को देखते हुए एलिसन की सांसें अटक गईं। ठीक है, वैसे भी हमारा किराने का सामान पहले ही खत्म हो चुका है। उसने कंधे उचकाए, ये जानते हुए कि अगर वे एक दूसरे को खो देते हैं तो वह हमेशा जेसा से संपर्क कर सकती है। यह विचार मन में लेकर एलिसन बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए दूसरे बुटीक में गई। एलिसन ने सहजता से लड़की के अनुभाग की जांच की और पेनी को पसंद आने वाली कुछ सुंदर सहायक वस्तुएं देखकर मुस्कुराई। उनकी बेटी को हल्के रंग पसंद थे, इसलिए एलिसन खुशी खुशी एक रिबन के लिए पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह उसे लेने में सक्षम हुई, अचानक एक हाथ ने जल्दबाजी में रिबन उठा लिया। यह अच्छा है, दूसरी महिला ने खुशी से टिप्पणी की, जिससे एलिसन उसकी ओर देखने लगी। एलिसन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। पेट्रिसिया की माँ, नीना की माँ, श्रीमती मिलर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराईं। क्या संयोग है, बच्चों के साथ जो हुआ और आपके पति हमारे निर्यात को कैसे दबा रहे हैं, वास्तव में क्या संयोग है। श्रीमती मिलर, आपको देखकर भी अच्छा लगा। एलिसन ने जाने के लिए मुड़ने की कोशिश करने से पहले एक सुंदर मुस्कान बनाए रखी। श्रीमती मिलर ने उपहास किया। नीना की माँ, या मैं तुम्हें उसकी नकली माँ कहूँ। एलिसन के कदम रुक गए और उसने धीरे धीरे फिर से महिला का सामना किया। माफ करें, मैंने सुना है कि आपने अपने बच्चों की अदला बदली कर ली है। श्रीमती मिलर अपनी भुजाएं मोड़ते हुए मुस्कुराईं। कितनी दुखद कहानी है, यह आपके लिए बहुत कठिन होगा श्रीमती बेनेट। एक ऐसे बच्चे की देखभाल करना और लाड प्यार करना जो आपका खून और मांस भी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने उसे कितनी अच्छी तरह से पालने की कोशिश की, वह एक दुष्ट है। श्रीमती मिलर, मुझे पता है कि मेरे पति और आपके पति के बीच जो कुछ भी हो रहा है, उसे लेकर हमारे परिवारों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। हालांकि कृपया हमारे पारिवारिक मामलों को छोड़ दें, एलिसन ने सोच समझकर दृढ़ता और शांति के साथ चेतावनी दी। चाहे श्रीमती कितनी भी क्रोधित क्यों न हो, मिलर की टिप्पणियां सार्वजनिक थीं। इसके अलावा हम शायद आदर्श माता पिता नहीं बन सकते, लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। श्रीमती मिलर की मुस्कुराहट खींच गई। मैं समझ गया, तो आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास नीना को एक हिंसक बच्ची बनाना है। आपने इसमें अच्छा काम किया है। श्रीमती मिलर, अब आप किस बारे में बात कर रही हैं? वह तुम्हें नहीं पता, श्रीमती मिलर ने नकली हौंकते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता था कि नीना ने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई है क्या? एलिसन की आंखों में आश्चर्य देखकर श्रीमती मिलर मजाक में हंसी। श्रीमती बेनेट, मुझे पता है कि हमारी पारिवारिक समस्याओं से हमें ही निपटना है। हालांकि ऐसा लगता है कि आप और आपके पति अपने बच्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते, खासकर आपकी वो नकली बेटी। क्या आप जानते हैं कि कुछ ही समय पहले उसने मेरी बेटी को इस हद तक चोट पहुंचाई थी कि मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे पारिवारिक डॉक्टर को बुलाना पड़ा कि वह सुरक्षित है। नीना किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी। क्या आप अब भी यही कहेंगे कि उसने आपकी अपनी बेटी के साथ क्या किया? श्रीमती मिलर ने अविश्वास में उपहास किया। श्रीमती बेनेट, आप मुझे अवाक कर देती हैं। बेचारी बच्ची, आपकी अपनी बेटी अपने परिवार के स्नेह के लिए लड़ने के लिए इतना संघर्ष कर रही होगी क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपनी नकली बेटी को असली से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एलिसन ने अपने क्रोध के स्तर को बढ़ने से रोकते हुए अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। ऐसा नहीं था कि वह भूल गई थी कि नीना ने क्या किया था। अब तक एलिसन बहुत निराश थी कि नीना इतना भयानक काम करने में सक्षम थी। उसके द्वारा ये शब्द बोलने का एकमात्र कारण उसकी सहज प्रवृत्ति और आदत थी। वास्तव में कितनी निराशा है। श्रीमती मिलर ने अपना सिर हिलाते हुए लगातार अपनी जीभ चटकाई। सब कुछ के बाद भी कोई आश्चर्य नहीं, आपने एक डरावने बच्चे को पाला। श्रीमती बेनेट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी पेट्रिसिया को ऐसे बुरे व्यवहार वाले बच्चे से दोस्ती करनी पड़ेगी। एलिसन ने अपने दिल में बढ़ते तनाव को निगल लिया। श्रीमती मिलर, मैं आपकी बेटी की आलोचना नहीं करने जा रहा, क्योंकि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो किसी बच्चे के बारे में बात करता हो। नीना ने जो कुछ भी किया उसकी कीमत वह पहले ही चुका रही है। वह संपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं यहाँ केवल ये सुनने के लिए नहीं रह रही हूँ कि आप मेरे बच्चे की आलोचना कैसे करते हैं। इतना कहने के बाद एलिसन जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, श्रीमती मिलर ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे घुमा दिया। एलिसन बेनेट, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ काम नहीं किया है, श्रीमती मिलर ने फुसफुसाते हुए कहा। आपकी बेटी ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है और आपके पति ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। क्या आपको लगता है कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगी? एलिसन ने अपना हाथ दूर फेंक दिया। श्रीमती जी,
उन्हें बहुत निराशा हुई। मिलर हठपूर्वक उससे चिपक गया। श्रीमती मिलर, मुझे अभी जाने दो। हाँ, कितनी दयनीय महिला है। श्रीमती मिलर ने उपहास किया। आपने कहा कि नीना ने जो किया है उसकी सजा वह पहले ही चुका रही है। श्रीमती बेनेट, ऐसा लगता है कि आप यह नहीं समझ पा रही हैं कि आपकी बेटी ने मेरे साथ जो किया वह कितना गंभीर है। नीना ने न केवल मेरी बेटी को एक भयानक अपराध के लिए दोषी ठहराया और पेट्रिसिया को शीर्ष खंड में अपना स्थान खो दिया, उसने उसे चोट भी पहुंचाए और उसका चेहरा भी खरोंच दिया। इस बार श्रीमती मिलर की आवाज उठी और एलिसन को रिहा कर दिया, जिससे बुटीक में सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। मैडम, क्या कुछ गड़बड़ है? दुकान का स्टाफ तुरंत महिला के पास पहुंचा। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? श्रीमती मिलर ने दोहराया और एलिसन पर चिल्लाया। यह महिला क्या कर रही है? महोदया, स्टाफ ने एलिसन की ओर देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। एलिसन के चेहरे पर कड़वाहट के बावजूद उसने अपने चारों ओर गरिमापूर्ण माहौल के साथ एक सीधी मुद्रा बनाए रखी। मुझे इस पर खेद है, उसने कर्मचारियों से कहा। बात सिर्फ इतनी है कि श्रीमती मिलर और मैं एकमत नहीं थे। मैं अब जा रहा हूं और ये सही है, वह छोड़कर भाग जाएगी। एलिसन बेनेट, क्या आपको शर्म आती है कि दूसरों को पता चलेगा कि आपने अपनी नकली बेटी को कितनी बुरी तरह से पाला है? श्रीमती मिलर ने अपनी आवाज और भी ऊंची कर दी। जाहिर है, इस महिला ने एक ऐसे बच्चे को पाला जो उसका अपना नहीं है, जबकि उसकी अपनी बेटी का पालन पोषण एक गरीब परिवार में हुआ था। यह एक मर्मस्पर्शी कहानी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस महिला ने नकली बेटी को रखने का फैसला किया। नकली बेटी ने असली बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। श्रीमती मिलर, हाँ, इतना ही नहीं, बल्कि इस नकली बेटी ने मेरी ही बेटी को उसके अपराध के लिए दोषी ठहराने की कोशिश की। और जैसे कि वह अभी भी संतुष्ट नहीं थी, उसने मेरी बेटी को भी सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वह अपनी बात पर कायम थी। श्रीमती मिलर अपनी बात पूरी करने के बाद पहले से ही हौंफ रही थी। फिर भी अब वह माफी भी नहीं मांगेगी, बल्कि आपराधिक दिमाग वाली अपनी नकली बेटी को बचा लेगी। ये बहुत घृणित है। एलिसन पर अलग अलग नजर डालने से पहले दुकान में सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते थे। अध्याय 196, कौन कहता है? जब श्रीमती मिलर ने अहंकारपूर्वक अपनी ठुड्डी उठाई तो उनकी आंखों में एक चमक चमक गई। इस बीच एलिसन का पूरा शरीर कांप उठा। टकराव कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे एलिसन अक्सर निजी तौर पर निपटता था, चाहे वह कुछ भी हो। उसने सोचा कि यह टकराव कुछ ऐसा था जो इस स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी श्रीमती मिलर को बेनेट परिवार के गंदे कपड़ों को खुले में दिखाने में कोई समस्या नहीं हुई। उस महिला की हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही एलिसन का मुंह खुला, वह चारों ओर बढ़ती फुसफुसाहटों पर रुक गई। हे भगवान, क्या मैंने अभी सुना है कि उसकी बेटी ने कोई अपराध किया है और इसका दोष किसी और के बच्चे पर मर दिया है? कितना क्रूर बच्चा है। बच्चे की अदला बदली, ये डरावना है। मुझे आश्चर्य है कि उसने किस अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। अगर उसने किसी अन्य महिला की बेटी को पाला है तो असली बेटी के घर आने पर बेटी को रखने के लिए उसके कदम को अभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। अच्छा है, सभी माता पिता वास्तव में एक होने के लायक नहीं हैं। अगर वह मैं होता तो मैं अपने असली बच्चे के साथ खोए सभी वर्षों की भरपाई करने की पूरी कोशिश करता। मुझे बच्चे पर दया आती है। क्या वह श्रीमती मिलर नहीं है? हे भगवान, तो ये सच है। क्या आप उसे जानते हो? बेशक, वह मिलर परिवार से है और मेरी बेटी उनके साथ एक ही स्कूल में पढ़ती है। मैंने जो सुना है, श्रीमती मिलर की बेटी और श्रीमती बेनेट की नकली बेटी के बीच झगड़ा हो गया है। जाहिर है, श्रीमती बेनेट की बेटी ने श्रीमती मिलर की बेटी को फंसाया और धमकाया। एलिसन ने अपने कांपते होंठ खोले और बंद किए जबकि उसकी मुट्ठी गुस्से से कांप रही थी। हालांकि वह इसका खंडन नहीं कर सकी क्योंकि यह सच था। नीना ने किसी और पर अपने गलत कार्यों का आरोप लगाया और पेट्रिसिया को उस चीज के लिए परिणाम भुगतना पड़ा जो उसने नहीं किया था। हाँ, श्रीमती मिलर ने उपहास किया। प्रसन्नता हुई कि हर कोई उनसे सहमत था। उसने अपना गला साफ किया और कर्मचारियों पर नजर डाली। मिस, आपको इस प्रकार के लोगों को अपनी दुकान में नहीं आने देना चाहिए। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक सम्मानित परिवार से है। भले ही बेनेट्स के पास पैसा है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा इतनी खराब है कि मुझे डर है कि आप अपने सभी ग्राहक खो देंगे। स्टाफ अजीब ढंग से मुस्कुराया। महोदया, मुझे डर है कि यह ऐसा निर्णय नहीं है जो मैं ले सकता हूँ। फिर अपने प्रबंधक को बुलाओ। श्रीमती मिलर को परेशान किया गया। मैं उसे और पूरे बेनेट परिवार को यहाँ खरीदारी करने से प्रतिबंधित करने के लिए एक याचिका दायर करना चाहता हूँ। ये सही है, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। अगर हम जानते हैं कि आप उसके जैसे ग्राहकों को स्वीकार करते हैं तो हम यहाँ खरीदारी कैसे कर सकते हैं? हे भगवान, क्या होगा अगर वह अगली बार अपनी बेटी को यहाँ लाएगी? आपको अपने स्टोर की प्रतिष्ठा के बारे में सोचना चाहिए। एक अन्य ने कहा, अगर आप इस बारे में कुछ नहीं करते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं उन दुकानों का समर्थन नहीं करता जो उसके जैसे लोगों की रक्षा करती हैं।
ये सही है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सौम्य और सम्मानजनक व्यवहार करते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे राक्षस होते हैं। अगर वह ऐसे राक्षस को पाल सकती है तो मैं केवल कल्पना ही कर सकता हूँ कि जब कोई नहीं देख रहा हो तो वह कितनी भयानक होगी। श्रीमती मिलर की नज़र कर्मचारियों पर पड़ी। देखा, हर कोई मुझसे सहमत है। अपने प्रबंधक को बुलाएं, अन्यथा अपनी बिक्री में गिरावट की उम्मीद करें। स्टाफ को इस महिला के बारे में विरोधाभास महसूस हुआ, जिससे एलिसन ने क्षमा प्रार्थी दृष्टि डाली। जब उनका दोबारा श्रीमती मिलर से सामना हुआ तो उन्होंने कहा, मैं फिर अपने मैनेजर को बुलाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। एलिसन ने क्रोधित होकर बहादुरी का परिचय दिया। भले ही कहानी के एक पक्ष को सुनने के बाद उनकी आलोचना सुनकर उसका दिल टूट गया था। उसने कर्मचारियों का सामना किया और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद, लेकिन आपको अपने मैनेजर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। एलिसन ने अपना सब कुछ नीचे रख दिया और श्रीमती मिलर पर नजर डाली। श्रीमती मिलर, मुझे आशा है कि इस तरह के निंदनीय टकराव को दूर करके आप खुश होंगी। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, अगली बार जब आप हमारे पारिवारिक मामलों को उजागर करने जा रही हैं तो मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। हाँ, देखा, श्रीमती मिलर ने उपहास किया। वह सफेद कमल के समान सुंदर दिखाई दे सकती है, लेकिन वास्तव में वह बहुत डरावनी है। क्या ये कोई खतरा है, श्रीमती बेनेट? यह एक चेतावनी है। इस बार एलिसन को अब हर नज़र की परवाह नहीं थी। मैं आपके परिवार के बारे में बात नहीं करता, इसलिए मेरे बारे में बात न करें। जैसे कि आप समझते हैं कि मेरे जूते में रहना क्या है। मुझे अपने परिवार के बारे में बात न करने दें, श्रीमती मिलर, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हमारे परिवारों के बीच आपके परिवार में बहुत अधिक गंदे कपड़े हैं जिन्हें आप गलीचे के नीचे रखना चाहते हैं। श्रीमती एलिसन के चले जाने पर मिलर ने फिर से व्यंग्य किया। हालांकि जब एलिसन बाहर निकलने की ओर जा रही थी तो उसने जेसा को अंदर आते देखा। श्रीमती कॉटेज, मैंने यहाँ खरीदारी पूरी कर ली है। वह पीछे हट गई जब जेसा ने अचानक उसकी बांह पकड़ ली और उसे घुमा दिया। एलिसन को वापस वहीं खींच लिया जहां से वह आई थी। हाँ, अपना अधिकार पूरा करती है। इस समय श्रीमती मिलर अपनी शानदार जीत का आनंद लेने में व्यस्त थी जब उन्हें एक शगुन का आभास हुआ जो उनके पास आ रहा था। जब उसने अपना सिर घुमाया तो जेसा के चेहरे पर अंधेरा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। आप क्या? श्रीमती मिलर घबरा गईं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जेसा ने एलिसन की बांह को उछाला, जिससे एलिसन ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। जेसा ने बस श्रीमती मिलर को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ी देर जांचते हुए उनसे रिबन छीन लिया। हम इसे और इस महिला को मिली सारी चीजें ले लेंगे। उसने एलिसन की दिशा में अपना सिर झुकाया। उसकी नजर कर्मचारियों पर थी। ओह! जेसा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह आवाज क्या है? ओह, हम! उसने 3 बार पलकें झपकाईं। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? हाँ, श्रीमती मिलर ने उपहास किया। क्या तुमने नहीं सुना? उस महिला को यहाँ खरीदारी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कौन कहता है? जेसा ने भौहें सिकोड़ ली और श्रीमती मिलर की ओर उदासीनता से देखा। क्या आप इस दुकान के मालिक हैं? नहीं, लेकिन हर कोई। क्या आप में से कोई इस दुकान का मालिक है? जेसा ने बुटीक के सभी खरीदारों की जांच की। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वह मुस्कुरा दी। अच्छा, क्योंकि अगर आप में से किसी के पास ये दुकान है तो मुझे इस व्यक्ति से बात करना अच्छा लगेगा। जैसे ही वह उबलने लगी, जेसा का शांत स्वभाव अचानक बदल गया। वे इस महिला जैसे निंदनीय व्यक्ति को अपने ग्राहकों के लिए परेशानी कैसे पैदा करने दे सकते हैं? श्रीमती को कास्ट करते समय जेसा ने खर्राटे लिए मिलर की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि। अरे श्रीमती हूँ, आप ये तय नहीं करती कि कौन यहाँ खरीदारी करेगा और कौन नहीं, जब तक कि निश्चित रूप से यह आपकी संपत्ति नहीं है। लेकिन चूंकि आप नहीं हैं और आप इस दुकान में आने वाले हर व्यक्ति की तरह हैं, तो यह आपके लिए बहुत घबराहट की बात है। आखिरकार आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने एक छोटे से रिबन के कारण बिना किसी उकसावे के ये नाटक शुरू कर दिया। जेसा जोर से हंसी और अपना सिर हिलाया। आंखें कर्मचारियों पर पड़ी। वाह, आप अभी भी यहाँ हैं। ओह, क्षमा करें महोदया, मैं उन्हें तुरंत ले आऊंगा। स्टाफ को डर था कि जेसा उसे निशाना बनाएगी। उसने एलिसन द्वारा पहले रखा गया सामान जल्दी से उठा लिया। इससे पहले कि वह जा पाती, वह जेसा की कॉल पर रुक गई। इसके अलावा अपने मैनेजर को भी बुलाओ। महोदया, जेसा ने भौहें सिकोड़ लीं। मैंने कहा कि अपने मैनेजर को बुलाओ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें और इस पूरी दुकान को उससे माफी मांगनी चाहिए। उसने फिर से एलिसन की दिशा में अपना सिर उठाया। इस दुकान को अपने ग्राहकों की सुरक्षा करनी चाहिए और फिर भी आपने न केवल अपने ग्राहक की सुरक्षा नहीं की, बल्कि आपने इस बेकार महिला को स्थिति को बढ़ाने दिया। मुझे माफी चाहिए। और एक छूट। अध्याय 197। ये व्यवसाय के लिए बुरा है। जब जेसा महिलाओं के बुटीक में गई तो पुतले पर लगे प्राइस टैग के कारण वह तुरंत बाहर आ गई। उसने एलिसन को दूसरे स्टॉल पर जाते हुए पकड़ लिया। इसलिए वह ये जांचने के लिए दूसरे के पास गई कि क्या वहां कुछ ऐसा है जिसे वह अपने पति के लिए खरीद सकती है।
कुछ मिनटों के बाद जेसा को एहसास हुआ कि यहाँ उसके पति के लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार वह उस स्टॉल पर गई जहाँ एलिसन थी। उसने अंदर जाने की योजना नहीं बनाई थी और बस ये सोचा था कि परीक्षा सप्ताह के बाद बच्चों को व्यस्त रखने के लिए वह उन्हें क्या कार्य देगी। सुस्ती के दौरान उसने श्रीमती मिले की आवाज़ सुनी। उस महिला की आवाज़ इतनी तेज थी कि बाहर मौजूद जेसा को भी सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसने हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि वह इस बारे में उत्सुक थी कि एलिसन इससे कैसे निपटेगा। अपनी निराशा के कारण एलिसन पीछे हट गई और उसने शांतिपूर्ण मार्ग चुना। जेसा को यह बात अच्छी नहीं लगी। श्रीमती मिले जैसे लोग इस दुनिया की सभी क्षुद्रताओं के योग्य थे। इस दुकान को अपने ग्राहकों की रक्षा करनी चाहिए और फिर भी आपने न केवल अपने ग्राहक की रक्षा नहीं की बल्कि आपने इस बेकार महिला को स्थिति को बढ़ाने दिया। मुझे माफी चाहिए टैकलेस। श्रीमती मिले नाराज हो गईं। तुम्हारे और मेरे बीच मैं भी व्यवहारहीन हूँ, जेसा ने स्वीकार किया। श्रीमती मिले को लगभग खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। तो क्या हुआ? हम उस मामले में एक जैसे हैं। आपको किसी के साथ व्यक्तिगत समस्या थी और आपने सार्वजनिक रूप से हंगामा खड़ा कर दिया। क्या इसे व्यवहारहीनता नहीं कहा जाता है? दुकान ने अपने प्रतिष्ठान में ऐसी व्यक्तिगत समस्याओं को होने दिया और जब उनके पास स्थिति को नियंत्रित करने की शक्ति थी तब भी उन्होंने इसे बढ़ने दिया। मैं मैनेजर से बात करना चाहूंगा, उसने कर्मचारियों पर नजर डालते हुए जारी रखा। चलो काट डालो। एलिसन ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया। जेसा को श्रीमती मिले और अन्य खरीदारों की ओर घूरते हुए देखा। उनमें से किसी ने भी कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। डर था कि जेसा बेशर्मी से उन्हें भी इसमें घसीट लेगी। हाँ, जेसा ने उपहास किया और उसकी तेज नजर एलिसन पर पड़ी। TSS, उन चीजों के लिए भुगतान करें। जारी रखें। मुझे यह मिल गया। दरअसल मुझे अब कुछ भी खरीदने का मन नहीं है। एलिसन यही कहना चाहती थी लेकिन उसने सिर हिलाया। जैसे ही एलिसन चली गई उसने एक बार फिर जेसा पर नजर डाली जो अभी भी श्रीमती मिले के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही थी। आप सभी, जेसा ने आवाज उठाई और सभी पर उंगली उठाई। अगर आपको लगता है कि बच्चों का पालन पोषण करना बहुत आसान है तो आप 10 बार बच्चे क्यों नहीं पैदा करते? हे भगवान, यहाँ पाखंड छत के पार है। अगर आपको लगता है कि आपके रोने से कुछ होगा तो कहीं और खरीदारी करें। ये दुकान स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय है। अगर तुम्हें लगता है कि अभी जाना उनके लिए नुकसान है तो जाओ। हे भगवान, जेसा ने अपने बाल लहराए और श्रीमती मिले पर फिर से फुसफुसाया। श्रीमती मिले, आपकी बेटी को अपना रवैया निश्चित रूप से आपसे ही मिला है। क्या तुमने नहीं सुना कि प्रधानाध्यापक उसे शिष्टाचार कक्षा फिर से लेने के लिए कह रहे थे? ये सुनकर श्रीमती मिले का चेहरा लाल हो गया जबकि सभी दर्शकों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हाँ, भगवान, जब आपकी अपनी बेटी को शिष्टाचार कक्षा दोबारा लेनी पड़ती है क्योंकि वह सोचती है कि मिले परिवार अकादमी के हेडमास्टर से ऊंचा है तो आप अन्य माताओं को आंकने में बहुत तेज हैं। जेसा ने अपना सिर हिलाया और उपहास किया। इसके अलावा श्रीमती मिले, क्या आप थकी नहीं हैं? देखना, मेरी बारीक रेखाएं बिल्कुल आपकी तरह दिख रही हैं। मुझ पर दया करो, मैं हर दिन खीरा नहीं खा सकता। जेसा ने गुस्से में आकर सबको चौंका दिया, मानो वह मिसेज मिले को ये दिखाने आए हो कि नाटक कैसे रचा जाता है। हे प्रभु, जेसा ने उसके मंदिर को छुआ और श्रीमती की ओर देखा। मिला एक बार फिर, हे भगवान, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी ही यहाँ की सबसे कीमती बेटी है? मुझे उसकी उम्र के उन लोगों के लिए खेद है जो उसके आसपास हैं। उसने उन लोगों को कास्ट किया जो एलिसन की फिर से आलोचना करने में तत्पर थे। मुझे आशा है कि आपकी बेटियों को इस महिला की बेटी द्वारा नहीं चुना जाएगा। मैंने सुना है कि वह बहुत बदमाश है और वह विशेष रूप से उन लोगों से नफरत करती है जो उससे अधिक सुंदर हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप महिलाएं बहुत सुंदर हैं। आपकी बेटियां भी सुंदर हो सकती हैं। उन्हें चेतावनी दें या शायद उनसे पूछें। जब आप उनकी सुरक्षा के लिए वहां नहीं है तो कौन जानता है कि स्कूल में क्या हो रहा है। अपनी बात कहने के बाद जेसा स्टाइल में चली गई। इस बीच जिन ग्राहकों ने जेसा की अंतिम टिप्पणी सुनी वे एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं सके। उनमें से कुछ ने अपने बच्चों का नामांकन उसी स्कूल में कराया था। यदि प्रधानाध्यापक ने पेट्रिसिया मिले से शिष्टाचार को फिर से अपनाने के लिए कहा तो वह केवल पेट्रिसिया मिले के चरित्र के बारे में बात करता था। श्रीमती मिले ने गुस्से से उबलती हुई सभी की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। तुम्हें उसके सफेद झूठ पर विश्वास था। उसने परेशान किया, लेकिन महिलाओं ने उसे नजरें फेर ली और अनावश्यक और असंवेदनशील टिप्पणियां छोड़ दी। ओह, अंत में श्रीमती मिले ने सब कुछ छोड़ दिया और गुस्से में अपनी नाक फुलाते हुए दुकान से बाहर चली गईं। तारांकन 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 तारांकन, मुझे सचमुच खेद है कि ऐसा हुआ। प्रबंधक ने लगातार माफी मांगी। मैं छुट्टी पर था, हमें वास्तव में खेद है। प्रबंधक और सभी कर्मचारियों ने एक सुर में माफी मांगी, ये सोचकर कि उन्हें माफी मांगनी होगी क्योंकि प्रबंधक एलिसन बेनेट से परिचित था। यह माफी काफी नहीं है।
जेसा ने सिर हिलाया। हमें इस असुविधा के लिए छूट दें। एलिसन ने जेसा की ओर देखा, जो कुछ ही मिनटों में खरीदारी करने में सक्षम थी। वहां कोई जरूरत नहीं है। वह पीछे हट गई जब उसे किसी की ओर से घातक दृष्टि से देखा गया। एलिसन ने अपनी जीभ काटी और स्टाफ को दयालु मुस्कान दी। बस हमें छूट दीजिए, उसने नम्रता से कहा। ये काफी होना चाहिए। बेशक, हम पहले से ही ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। प्रबंधक तुरंत उत्तेजित हो गया। अपने नियमित ग्राहक को नाराज न करने के लिए वह जल्दी से काम खत्म करने चली गई। यही होता है यदि आप उस तरह के ग्राहक को अपने व्यवसाय में पूरी ताकत से काम करने देते हैं, जेसा ने खजांची को अपनी खरीदारी करते हुए देखकर घबराते हुए कहा। यदि ऐसा होता है तो आपको भविष्य में और अधिक छूट देनी होगी। ये व्यवसाय के लिए बुरा है, आप जानते हैं। हाँ, हमें सचमुच खेद है, महोदया। जेसा इंतजार करते हुए अपने विचार बताती रही जबकि एलिसन ने उन्हें आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है और वह समझ गई है। दोनों महिलाएं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं। एक अधिक छूट दे रही थी जैसे कि यह घटना उसके लिए एक अवसर थी, जबकि दूसरी ने उन्हें शांत किया। फिर भी एलिसन और जेसा को मुस्कुराते हुए स्टोर से बाहर निकलते देख कर्मचारियों को भी उतनी ही राहत मिली। किसी तरह वे बच गए। फिर वे सभी ग्राहक जिन्होंने वहां खरीदारी न करने की धमकी दी थी, फिर भी अपनी खरीदारी का भुगतान करने के लिए काउंटर पर पहुंचे। इस बार वे सभी श्रीमती मिलर के बारे में बात कर रहे थे और उनके जैसे किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दे रहे थे जो दुकान के सौहार्द को बाधित करता है। उन सभी ने कहा, ये व्यवसाय के लिए बुरा है। निश्चित रूप से कुछ लोग निर्णय लेने में तेज थे और पाला बदलने में भी तेज थे, विशेषकर तब जब भविष्य में एलिसन की जगह लेने का विचार उनके मन में आया। अध्याय 198, क्षुद्र बनाम सुंदर। घर जाते समय जेसा और एलिसन पिछली सीट पर शांत थे। इतना ही, जेसा ने तब चुप्पी तोड़ी जब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये कहना उसका सामना एलिसन से हुआ, जो कार में बैठने के बाद से ही उसे ऐसी नजरें दे रहा था। ओह, एलिसन ने अपना गला साफ किया। थोड़ा डरी हुई थी कि कहीं जेसा उसके बाल न पकड़ ले। कोई भी उसकी गलती नहीं कर सकता। जेसा ने सचमुच वह ऊर्जा दी। धन्यवाद। मैंने सोचा था कि आप कहने जा रहे थे, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैं इसकी योजना बना रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो आप नाराज हो जाएंगे। कम से कम आप जानते हैं। जेसा ने अपनी बाहें मोड़ लीं। वैसे क्या आप लोगों को अपने साथ इसी तरह व्यवहार करने देते हैं? ये बहुत दयनीय है। नहीं, जेसा ने भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन आपने उस महिला को इस तरह से बात करने दी। मैं और क्या कह सकता हूँ? नीना गलत थी, एलिसन ने आह भरी। मैंने कुछ कहा होता, लेकिन ये सच है। चाहे ये कितना भी कठोर क्यों न हो, ये सच है। एलिसन की आंखों में कड़वाहट चमक उठी जब उसने अपने और श्रीमती मिलर के बीच के आदान प्रदान के बारे में सोचा। कोई भी सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। नीना ने सिर्फ किसी को नहीं, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को फंसाया। भले ही यह कुछ और हो, फिर भी यह करना एक भयानक काम है। और उस व्यक्ति के रूप में जिसने उसे बड़ा किया, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। जेसा ने अपनी जीभ काटी और खुद को आगे कुछ भी कहने से रोक लिया। कुआं, उसने कंधे उचकाए। और क्या कह सकते हैं? लेकिन फिर भी मेरे लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद। आप इसके लिए बाध्य नहीं थे। नहीं, यह ऐसा कुछ है जिसमें आपको कदम उठाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा किया। एलिसन ने अपने दिल में कड़वाहट के बावजूद मुस्कुराते हुए ईमानदारी से व्यक्त किया। और मैं इस बारे में भी माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने आपको पहले कैसे आंका था। ओह, मुझे लगा कि तुम एक बुरे इंसान हो। मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। जेसा ने अपनी आंखें घुमाई। एलिसन के कोमल सहलाने से थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुई। माफ कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने माफ करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी राय की परवाह है। एलिसन और चार्ल्स के बारे में भी उसकी अपनी राय थी और वह इसके लिए कभी माफी नहीं मांगेगी। जेसा की गुप्त आभा को महसूस करते हुए एलिसन ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबा दिया। श्रीमती कॉटेज, मुझे पता है कि आप मुझ पर गुस्सा हो सकती हैं, लेकिन नीना कैसी है? उसने जो कुछ भी किया उसके बावजूद मैं निराश हो सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें मदद नहीं कर सकती, उसने आह भरते हुए कहा। नीना अभी भी मेरी नज़र और दिल में मेरी बेटी है। वह अच्छा कर रही है, बेहतर मुझे लगता है। क्या उसे मदद करने से मदद मिली? इससे बहुत मदद मिली। जेसा ने सिर हिलाया। वह राजकुमारी नहीं रही जो घर में हम पर शासन करती है। वह ऐसा करती है। ओह लड़की, तुम इसका आधा भी नहीं जानती। जेसा ने अपने घर के तनावपूर्ण दिनों के बारे में सोचकर अपना सिर हिलाया। वह छोटा बच्चा शायद मेरे माथे पर 3 झुर्रियों का कारण है। जेसा को नाटकीय ढंग से विलाप करते देख एलिसन ने अपने होंठ दबाए। क्या वह हमसे नफरत करती है? जेसा रुकी और उस पर नजर डाली। मैं तुम्हें एक झुर्रियां के बारे में बता रहा हूँ। क्या तुमने वह भाग सुना? नीना सोच सकती है कि हम उसे पूरी तरह से छोड़ रहे हैं,
एलिसन ने जैसा की झुर्रियों की समस्याओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए समझाया। मैं पेनी से प्यार करता हूँ और मैं उसे किसी भी चीज से बचाना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मेरे दिल में दूसरी बेटी से भी, लेकिन साथ ही मैं नीना के लिए सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं चाहता। यदि वह ऐसा कर सकती है तो बस उसे देखें। जेसा ने एलिसन की आंखों में परस्पर विरोधी भावनाओं का आकलन किया और एक तरह से वह उसके प्रति सहानुभूति रख सकती थी। एलिसन शायद बेहद कमजोर थी, लेकिन जेसा भी एक माँ थी। यदि यूरी किसी अन्य महिला की बेटी निकली तो वह यूरी को जाने नहीं दे सकती थी। ये पूरी स्थिति पूरी तरह से जटिल थी, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। हालांकि ऐसा हुआ और दुख की बात है कि वे केवल यही आशा कर सकते थे कि वे जो कर रहे थे वह सही काम था। जब नीना हमारे घर में आई तो वह बहुत घबराई हुई थी। जेसा ने उनके बीच की संक्षिप्त चुप्पी को तोड़ा। एक तरह से वह मुझे उस महिला की याद दिलाती है, उसकी असली माँ। लेकिन मैं बच्चे को भी दोष नहीं दे सकता। आपने उसे और उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। वह सोचती है कि वह हमेशा सुर्खियों में रहेगी। कोई भी व्यक्ति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में कौन सा मोड़ है, हमेशा उस चीज की रक्षा करने का प्रयास करता है जिसे वे अपना समझते हैं। धीरे धीरे उसकी नजर खिड़की पर पड़ी, लेकिन वास्तविकता के पर्याप्त थपेड़ों के साथ हम भी जागेंगे और कड़वी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। नीना अभी भी युवा है, एक नई किशोरी है। इस समय उसके हार्मोन पागल हैं और उस भ्रामक स्थिति में वह सहज ज्ञान से काम कर रही है। लेकिन भले ही उसने दिखाया कि कोई भी व्यक्ति क्या करने में सक्षम है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा ऐसी ही रहेगी। जेसा ने अपनी आंखें वापस एलिसन की ओर रखी। उसकी अभिव्यक्ति उसकी भौं के थोड़ा झुकने के साथ गंभीर थी। बिल्कुल आपकी तरह, मैं नहीं चाहता कि वह भी अपनी जन्म देने वाली माँ की तरह बने, और उसे वास्तविकता का सामना करने देना शायद सबसे अच्छा काम है जो आपने उसके लिए किया है, और मेरे छोटे पिगलेट के लिए भी। चिंता मत करो, जेसा ने आत्मविश्वास से कहा। अगर वह अच्छे के लिए नहीं बदल रही है तो मैं उसे 10 बार थप्पड़ मारूंगा जब तक कि वह फिर से अपने भ्रम से न जाग जाए। एलिसन थोड़ा मुस्कुराया। आपका यह मतलब नहीं था, ठीक है? ओह, मेरे पास है। जेसा मुस्कुराई। तुम्हें बताया था, कठिन प्यार, लड़की। ठीक है, अगर वह बेहतर कर रही है तो यह अच्छा है। एलिसन ने अपने कंधों को शिथिल करते हुए नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। जेसा की ओर देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उत्तरार्ध किनारों के आसपास थोड़ा कठोर हो सकता है, लेकिन वह जेसा की ईमानदारी और दयालु हृदय को महसूस कर सकती है। कुछ देर तक उन दोनों ने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक एलिसन ने पहले चुप्पी नहीं तोड़ी। लेकिन क्या यह सच है कि पेट्रिसिया मिलर को शिष्टाचार दोबारा अपनाने के लिए कहा जा रहा है? उसने उत्सुकता से पूछा। जेसा मुस्कुराए और उसकी ओर देखा। नहीं, लेकिन मेरे लिए उसे फिर से अच्छे शिष्टाचार और सही आचरण सीखना चाहिए, तो यह अभी भी वैसा ही है। जेसा की चौड़ी होती मुस्कुराहट को घूरते हुए एलिसन ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबा लिया। चलो, तुम्हें भी हंसना है न? जेसा ने उसकी ओर उंगली दिखाते हुए तिरछी नजर डाली। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। वह अपने नाटक में बच्चों को घसीटती रही, तो उसे क्यों नहीं घसीटा? शुद्ध बनाम सुंदर। ओह, एलिसन ने खुद को मुस्कुराने से रोकने के लिए अपने होंठ काटे, लेकिन अंत में वह इसकी मदद नहीं कर सकी। एक पल के लिए जब वे जेसा के क्षुद्र प्रतिशोध पर एक साथ हंसे तो उनके बीच की दूरी पहले की तुलना में बहुत कम महसूस हुई। अध्याय 199 उसके बदमाशी के खिलाफ खड़ा हुआ। परीक्षा का पहला दिन थका देने वाला था और बेनेट बच्चों की सुस्ती और सुस्ती को देखकर हर कोई इसका अंदाजा लगा सकता था। एटलस, ह्यूगो, स्लेटर और पेनी अपने कमरे तक भी नहीं पहुंच सके क्योंकि वे लिविंग एरिया में सोफों पर पिघल गए थे। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उनमें से कोई भी जरा भी आवाज नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि बटलर जेन को भी नहीं पता था कि क्या करना है। बच्चे, कुछ मिनट बाद एलिसन खुशी से अपने बच्चों के लिए कटे हुए तरबूजों की एक ट्रे लेकर आई। आप रिचार्ज करने के लिए पहले कुछ स्नैक्स क्यों नहीं ले लेते? वह सोफे पर बैठ गई जहां पेनी बेशर्मी से लेटी हुई थी। पेनी की ओर देखते हुए एलिसन ने आह भरी। पेनी, क्या परीक्षा इतनी कठिन है? उसने पूछा, लेकिन पेनी ने भौहें चढ़ा ली। माँ, किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि परीक्षा के दौरान नाश्ते का समय 30 मिनट कम होता है? पेनी ने शोक व्यक्त किया। मैं अपने नाश्ते का आनंद भी नहीं ले सका क्योंकि लिली और गिन्नी हमेशा जल्दी में रहती थी। एलिसन की भौहें ये सोचकर तन गईं कि परीक्षा के कारण पेनी बिल्कुल उसके भाइयों की तरह थी। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी बेटी इस बात से अधिक व्यथित थी कि परीक्षा के दौरान स्कूल ने उनके अवकाश के समय में कटौती कर दी, लेकिन ब्रेक के दौरान होने वाली किसी भी समस्या से बचने के लिए अधिक अंतराल जोड़ दिया। अच्छा, कुछ तरबूजों के बारे में क्या ख्याल है? एलिसन ने पेनी को एक टुकड़ा लेने के लिए झुकते हुए अपनी बेटी को मुस्कुराने की पेशकश की। चूंकि पेनी बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं रही थी, एलिसन ने उसे खाना खिलाया और पेनी की आंखों में जीवन की चमक लौटते देखी। श्रीमती कॉटेज और मैंने इसे वेट मार्केट से खरीदा था। गीला बाजार। एलिसन ने सिर हिलाया।
वह मुझे ये कहते हुए वहां ले गई कि वहां कुछ सामान खरीदना बेहतर होगा। साथ ही उसने कहा कि तरबूज खरीदने के लिए आपके पास एक पसंदीदा स्टॉल है। वाह, पेनी की आंखें चमक उठी और इस बार उसने तुरंत बैठने की ऊर्जा वापस पा ली। एलिसन ने हंसते हुए अपनी बेटी को आनंद लेने के लिए एक और टुकड़ा दिया। एक बार जब पेनी ने खाना शुरू किया तो उसने मुस्कुराते हुए अपने लड़कों की ओर देखा। लड़कों, तुम्हें भी तरोताज़ा होने के लिए खाना चाहिए, उसने कहा। यह एक लंबा और थका देने वाला दिन है, इसलिए खुद को आराम करने के लिए कुछ समय दें। ह्यूगो ने पेनी की ओर देखा, जो अब खुशी खुशी कुछ खरबूजे खा रहा था। पेनी, क्या यह अच्छा है? ये सर्वोत्तम है, पेनी ने ऐसे कहा मानो वह स्वयं विक्रेता हो। वहाँ एक तरबूज की दुकान है जहाँ मैं और मेरी चाची तरबूजों की खरीदारी करते थे। वे शहर में सबसे सस्ते लेकिन ताज़ा तरबूज भी बेचते हैं। जैसे ही पेनी ने पागलों की तरह तरबूज का प्रचार किया, एटलस की नज़र मेज पर रखे तरबूज के टुकड़ों पर पड़ी। बिना एक शब्द कहे उसने एक टुकड़ा उठाया और काट लिया। इसका स्वाद है, एटलस ने धीरे से अपनी झुकी हुई आंखें पेनी पर रखी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तरबूज की तरह, बिल्कुल, पेनी ने सिर हिलाया। पहले भाई, क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि इसका स्वाद स्ट्रॉबेरी जैसा होगा? एटलस ने अपनी आंखें कोने की ओर सरका दी। मैं उम्मीद कर रहा था कि इसका स्वाद स्ट्रॉबेरी जैसा होगा। आइए इसे आजमाएं। ह्यूगो ने अपनी बची हुई ऊर्जा एकत्रित की और एक टुकड़ा लिया। जैसे ही उसने कुछ खाया, वह मुस्कुराया और पेनी को थम्स अप दिया। पेनी, मुझे ये पसंद है, देखना। पेनी खिलखिला उठी जबकि ह्यूगो ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अपने बच्चों को तरबूज खाते और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करते देख एलिसन की भौहें चढ़ गईं। उसकी आंखें धीरे धीरे इस नाश्ते के समय के लापता बच्चे की तलाश कर रही थी और उसकी नज़र सुस्त स्लेटर पर पड़ी। स्लेटर, उसने फ़ोन किया था, क्या सब ठीक है? एलिसन की कॉल ने सभी को धीरे धीरे स्लेटर की दिशा में अपना सिर घुमाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी, तीनों बच्चे लगभग सहम गए। स्लेटर ने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा और वह थोड़ा दुबला पतला लग रहा था। वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान लग रहा था। क्या तुमने परीक्षा खराब कर दी? ये ह्यूगो का पहला अनुमान था, ये सोचकर कि यह उसी के बारे में था। स्लेटर, तुम्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं थी। एटलस ने तुरंत अपने क्लासिक सपाट स्वर में उसे सांत्वना दी। जब तक आप अपनी कक्षा में अंतिम नहीं हैं, पेनी का पैसा सुरक्षित है। पेनी एटलस की प्राथमिकताओं को सुनकर प्रसन्न हुई। ये सही है थर्ड ब्रदर, तुम्हें अपने आप पर इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। स्लेटर, चलो, प्रिय, एलिसन ने आह भरी। हम सभी जानते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और आपने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। उसके बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। आपने कोशिश की और यह सबसे महत्वपूर्ण है, ह्यूगो ने टिप्पणी की और पेनी पर एक सार्थक नज़र डाली। जब उसकी नज़र पेनी से मिली तो उसने सिर हिलाया। एटलस ने भी सोचा, अध्ययन सत्र के दौरान आपने लापरवाही नहीं बरती। तो परिणाम जो भी हों, जब तक आप सबसे निचले पायदान पर नहीं पहुंच जाते, चिंता की कोई बात नहीं है। उन सभी ने उसे खुश करने की कोशिश की क्योंकि ऐसा लग रहा था कि स्लेटर ने परीक्षा के पहले दिन को वास्तव में गंभीरता से लिया है। पहले किसी ने उसे इस तरह नहीं देखा था, इसलिए वे उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहते थे। तुम्हें पता नहीं, स्लेटर बिना रुके बुदबुदाया, ऐसा नहीं है। वह बार बार एक ही बात बड़बड़ाता रहा, जिससे उसका परिवार पूछताछ करने लगा। जब उनकी नज़र दोबारा उस पर पड़ी तो एलिसन ने पूछा, स्लेटर, आपका क्या मतलब है? स्लेटर ने अपनी बेजान आंखें उन पर घुमाई और देखा कि उनकी आंखें गहरी जिज्ञासा से चमक रही हैं। उसके होंठ दब गए क्योंकि उसके कोने नीचे की ओर मुड़े हुए थे। मैम, ये रहे जूस। बटलर जेन, जो बस उन्हें जूस देने की कोशिश कर रहा था, स्लेटर के अचानक फुसफुसाने पर घबरा गया। मैंने आज एक बड़ी घोषणा की क्योंकि मैं क्रोधित था और सभी को बताया कि मैं अपनी कक्षा में अव्वल आऊंगा। स्लेटर ने जोर से कबूल किया, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से टूटने वाला था। मैंने कीथ से कहा कि मैं निचला फीडर नहीं बनूंगा, लेकिन साथ ही मेरा नाम सबसे ऊपर होगा कि उसका नाम कभी नहीं पहुंचेगा। हो, ह्यूगो, एटलस, पेनी, एलिसन, बटलर जेन जो गिरा हुआ रस गिलास में डाल रहा था। अब मैं क्या करूंगा? स्लेटर संकट में रोया। अगर मैं इसे खराब कर दूं, तो हर कोई सोचेगा कि मैं हंसी का पात्र हूं। आह, मुझे उसे इस तरह मुझे उकसाने नहीं देना चाहिए था। धीरे धीरे सभी की आंखों से सदमा गायब हो गया, उसकी जगह गर्व भरी मुस्कान ने ले ली। हालांकि ह्यूगो और एटलस को बदमाशी के बारे में पता नहीं था, स्लेटर के अनुरोध के अनुसार उन्हें अपने छोटे भाई पर गर्व महसूस हुआ। जहां तक एलिसन और पेनी की बात है, उन्होंने स्लेटर का सामना करने से पहले एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। स्लेटर, ये ठीक है, ह्यूगो ने हंसते हुए कहा। भले ही आप शीर्ष पर न पहुंचे, लेकिन निचले स्तर का फीड न होना आप दोनों के बीच पहले से ही एक बड़ा अंतर है। आपको प्रथम होने की आवश्यकता नहीं है।
मिलर्स के उस लड़के के लिए रैंकिंग के बीच में होना पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी है। एटलस ने सिर हिलाया। पेनी ने भी सोचा। तीसरा भाई, चिंता मत करो, यदि आप ये तरबूज खाएंगे तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। पेनी, मुझे गंभीरता से बताओ, क्या ये तरबूज की दुकान तुम्हारी है? स्लेटर ने अपनी नाक सिकोड़ ली। आप इसे ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे यह आपका पैसे का पेड़ है। बस इसे आजमाएं। ह्यूगो ने उसे एक टुकड़ा दिया। और इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बस 3 रैंक ऊपर बढ़े और वह लड़का कभी भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा, भले ही वह शहर में सबसे अच्छे ट्यूटर्स को काम पर रखता हो। स्लेटर ने ये सोचकर भौहें चढ़ा ली कि वे उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वह बड़बड़ाया और तरबूज चबाने लगा, ये देखकर कि उसकी माँ बटलर जेन को गिरे हुए रस को पोंछने में मदद कर रही है। ओह, ये तरबूज अच्छा है। स्लेटर ने अधिक खाते हुए अपनी आंखें झपकाईं। ये सचमुच बहुत अच्छा है। जैसे ही स्लेटर ठीक हो रहा था, उसके पिता डिया और उसके चाचा हेन्स आ गए। सभी ने स्लेटर का नया दांव पेश किया और चार्ल्स इससे बड़ा फायदा उठाने का कोई मौका नहीं चूकेंगे। लेकिन उनके दिलों की गहराई में इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्लेटर अपनी धमकियों के खिलाफ खड़ा हुआ, और वह शायद उसका सबसे गौरवपूर्ण क्षण था और वे बता सकते थे कि वह हर दिन साहसी होता जा रहा था। अध्याय 200, उनके आने वाले दिनों का पूर्वावलोकन। कोटीज घरेलू। नीना। यूरी सीढ़ियों पर धीमी हो गई जब उसने नीना को अपने कमरे के ठीक बाहर बैठे देखा। नीना को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने और युगी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आप अपने कमरे के बाहर दरवाजा खुला रखकर क्या कर रहे हैं? युगी ने खर्राटा लिया। मुझे मत कहो कि तुम अब अपना कमरा नहीं ले सकते। तो क्या तुम अपने कमरे से बाहर रहना पसंद करोगे? मम्मा। नीना ने सिर हिलाया और इनकार नहीं किया, जिससे युगी नाराज हो गया। हालांकि यूरी अपने भाई की तुलना में अधिक खुले विचारों वाली थी। नीना, क्या कुछ गड़बड़ है? नीना ने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। सब कुछ ठीक है। तब तुम यहाँ क्यों हो? यूरी की आंखें नीना के साथ फर्श पर रखे नोट्स और अध्ययन सामग्री पर चमक गईं। क्या तुम बाहर पढ़ रहे हो? अंदर नहीं पढ़ सकते। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस अपने कमरे के बाहर पढ़ाई करना चाहता हूँ। नीना ने अपना सिर अपने कमरे के खुले दरवाजे की ओर किया। उसके होंठ मुड़े हुए थे। मैं इसे देख रहा हूँ ताकि मैं खुद को याद दिला सकूं कि मैं गर्मियों में किस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ। जब नीना ने पीछे मुड़कर देखा तो यूरी की भौहें चढ़ गईं। मैंने आपके कमरे और युगी के कमरे की एक झलक देखी। मेरी तुलना में वे प्यारे लगते हैं। मैं अपने कमरे को सौंदर्य की दृष्टि से आंखों को भाने वाला बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उससे पहले इस पर अच्छी तरह गौर कर रहा हूँ। क्या ये कोई आश्चर्य था? ये झूठ होगा यदि यूरी ने कहा कि वह नहीं थी। हालांकि नीना की यह बात सुनकर उसके दिल में उत्साह का गुबार फूट पड़ा। नीना, ये बहुत अच्छा विचार है। यूरी ने नीना की तरफ कूदते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि हमारे कमरे पहले ऐसे दिखते थे? नीना के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। वास्तव में? मम्मा। हाँ। यूरी, झूठ मत बोलो। युगी ने खर्राटा लिया। आपका क्या मतलब है? यह उसके कमरे जैसा दिखता है। अगर यह पहले होता तो मुझे उसका कमरा लेना अच्छा लगता। उसका कमरा वर्षों पहले हमारे कमरे से 10 गुना बेहतर है। यूरी के होठों के कोने खींच गए। ठीक है, युगी सही है। पहले हमारे कमरे सिर्फ एक डिवाइडर वाले थे। इस पर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर नीना ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आपके पास पहले कमरे नहीं थे। उस समय हम वास्तव में संघर्ष कर रहे थे। पेनी को धन्यवाद, हमने अपनी वित्तीय समस्याओं को हल कर लिया, यूरी ने हंसते हुए कहा। लेकिन ठीक है, जब हमारे पास हमारे कमरे थे तब भी पहले खाली था। युगी, पेनी और मुझे अपने भत्तों को यथास्थिति में बनाए रखने के लिए उन्हें बचाना होगा। ओह, नीना के होठों ने ओ आकार बनाया। आपने कितने समय तक बचत की? 1 साल या शायद 1 साल और कुछ महीनों के लिए। हमें कुछ अतिरिक्त कार्यक्रम भी करने पड़े, जिससे हमें बहुत मदद मिली। यूरी गर्व से मुस्कुराया। हम धीमी शुरुआत कर सकते हैं, नीना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो युगी और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। नीना ने अपने होंठ भींच लिए और उसकी आंखों में अनिच्छा झलक उठी। ये देखकर यूरी की उत्साहित मुस्कान फीकी पड़ गई। सही, यूरी अजीब तरह से मुस्कुराया। मुझे खेद है, आपको शायद मदद नहीं चाहिए। मैं थोड़ा उत्साहित हो गया और खुद से आगे निकल गया। आह नहीं, ऐसा नहीं है। नीना घबरा गई। मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी मदद करने को तैयार हैं तो मुझे खुशी होगी। मुझे सच में इसकी जरूरत। धीरे धीरे यूरी के होंठ एक कान से दूसरे कान तक फैल गए जब तक कि उसकी आंखें झुक नहीं गईं। बेशक, युगी और मैं इसमें मदद कर सकते हैं। क्या? मैं किसी भी तरह से मैं उस लड़की की मदद नहीं कर रहा हूँ। युगी ने दृढ़ता से इनकार कर दिया, लेकिन यूरी ने उसे एक त्वरित मौत की ओर देखा, इससे पहले कि वह फिर से एक देवदूत की तरह मुस्कुराए। यही उसका हाँ कहने का तरीका है। यूरी ने फिर से नीना का सामना करते हुए मुस्कुराया।
तो अब हमारे पास अपनी गर्मियों की छुट्टियों की योजना है। मैं माँ को बता दूंगा ताकि वह किसी और चीज के बारे में न सोचे। मम्मा, नीना ने सिर हिलाया और अपना ध्यान वापस अपने शयनकक्ष के खुले दरवाजे पर केंद्रित किया। वह पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि इस वर्ष उसकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां कितनी व्यस्त होंगी। वैसे भी, नीना, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? यूरी के सवाल ने नीना का ध्यान खींच लिया। कुआं, इसके बारे में सोचकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये बुरा है। परीक्षा में प्रश्न बहुत कठिन होते हैं और मुझे अध्ययन के लिए बहुत कम समय मिलता है। नीना ने उन्हें समझाया और उन्हें ये शर्मनाक विवरण दिया कि वह परीक्षा से पहले ठीक से समीक्षा क्यों नहीं कर सकी। एक कारण बदमाशी थी, लेकिन मुख्य कारण यह था कि नीना ने पेनी के पीछे योजना बनाने में बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी। इससे केवल ये साबित हुआ कि यह वास्तव में एक नुकसान था। यूरी ने गुनगुनाया और अपने होंठ दबाए। क्या आपको एक अध्ययन मित्र की आवश्यकता है? ये हमारा परीक्षा सप्ताह भी है, यूरी ने समझाया। हालांकि हम पर वास्तव में उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए दबाव नहीं डाला जाता है। हम भी निचले स्तर के फीड नहीं बनना चाहते हैं। चिंता मत करो, पेनी आमतौर पर अतीत में मेरे साथ पढ़ती है, या इससे भी अधिक। वह अक्सर मुझसे प्रश्न पूछती है और वह उनका उत्तर देती है। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? एक पल के लिए नीना केवल यूरी को देखती रह गई और उसके दिल में थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई। प्रारंभ में वह यूरी को पसंद नहीं करती थी और अक्सर सोचती थी कि यूरी उससे ईर्ष्या करता है। पता चला कि यूरी बहुत विचारशील व्यक्ति था। नीना को शर्म महसूस हुई। हाँ, नीना मुस्कुराते हुए फुसफुसाए, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगा। हे, कोई बात नहीं। यूरी उसे गर्मजोशी से देखकर मुस्कुराया। जब दोनों ने गर्मजोशी भरी और प्रशंसात्मक मुस्कान का आदान प्रदान किया तो उन्होंने युगी का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। वे घबरा गए और सहजता से अपनी नज़र युगी के शयनकक्ष पर जमा दी। क्या वह गुस्से में है? नीना थोड़ा घबरा गई, लेकिन इससे पहले कि वह यूरी को योजना बदलने का सुझाव देती, यूरी बोला, क्या उसने सोचा था कि मैं उसे हमारे साथ अध्ययन करने के लिए कहूंगा? यूरी ने अपनी जीभ चटकाई और दरवाजे की ओर देखा, मानो उसे एक समूह के रूप में अध्ययन करने के लिए कहना केवल सभी को हतोत्साहित करेगा। उसने अपना सिर हिलाया और नीना का सामना किया। उस पर बुरा मत मानना, वह शायद सोचता है कि हमें उसकी मदद की जरूरत होगी। तुम्हारा क्या मतलब है, उसकी मदद चाहिए? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, नीना के शब्द उसके मुंह से निकल गए। ओह, तुम्हें नहीं पता। यूरी हंसा। युगी वास्तव में हमारी कक्षा की शीर्ष रैंकिंग में है। नीना के चेहरे पर एक बार फिर आश्चर्य छा गया। उसने जो सुना उस पर अविश्वास हो गया। या क्या उसने उसे गलत तरीके से सुना? ऐसा नहीं लगता, लेकिन जब हम छोटे थे तो पेनी ने उसे किताबों और पाठों से हराया था। यूरी हंसा। नीना की प्रतिक्रिया पर आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि युगी स्मार्ट नहीं लग रहा था। यूरी की नज़र में युगी के चेहरे के बारे में कुछ भी स्मार्ट नहीं लग रहा था। और उसे किताबों और पाठों से पीटने से मेरा मतलब है कि जब पेनी को पढ़ाई की ज़रूरत होती है तो वह उसे अपने साथ खींच लेती है। ये सिर्फ युगी नहीं था, बल्कि यूरी भी था। ऐसे समय भी आए जब जेसा और उनके पिता लेस्टर को पेनी के साथ अध्ययन करना पड़ा। आखिरकार पेनी बहुत सारी शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में शामिल हुई। वैसे भी मुझे आपके पाठों पर एक नज़र डालने दीजिए। नीना ने सिर हिलाया और खुले दिल से इस सत्र में यूरी का स्वागत किया। और अंतिम परीक्षा की शुरुआत में कॉटेज हाउसहोल्ड में ऐसा ही था और उनके आने वाले दिनों का पूर्वावलोकन भी था। यह उतना अराजक नहीं हो सकता जितना बेनेट्स में था, लेकिन यह निश्चित रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक शांतिपूर्ण था। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।